खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सभी मेहमानों को, हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर आज हम खास एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो करोड़ों आदिवासियों के मसीहा थे, बिरसा मुंडा जी, जो झारखंड के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। और उनका आज निर्वाण दिवस है। 9 जून 1900 को उनका आ, अंग्रेजों के कारावास में उनको आ, धीमा जहर दे करके मार दिया गया था। और आदिवासी समाज के अंदर में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, और भारत के संदर्भ में भी उनका एक योगदान है, और भारतीय संसद में उनका स्टेचू भी लगा हुआ है। और हम आज उसके इस निर्वाण दिवस कर उन्हें वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं। और उसकी जो आरंभिक जीवन है और उसकी जो अंत है, उनका संघर्ष है, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। और दूसरा विषय हमारा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो इस संदर्भ में भी हम आज अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। तो इन दो विषयों पर खास चर्चा करने से पहले हम बिरसा मुंडा के आरंभिक जीवन के संदर्भ में हम पहली चर्चा करना चाहेंगे, और सभी मेहमानों से भी हम ये चाहेंगे कि आज उनका निर्वाण दिवस है। इस निर्वाण दिवस को हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से, हमारे जो समस्त दर्शकों की ओर से, और हमारे जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं अमेरिका से जसवीर भाटिया साहब की ओर से, संतोष साहू साहब की ओर से, आज का इस उनके निर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें सत सत नमन करते हैं और वाहिगुरु जी का खालसा भी करते हैं। मैं संतोष साहू जी, इस सवाल को लेकर मैं आपके पास जाना चाहूंगा कि बिरसा मुंडा जी का जन आरंभिक जीवन और उनके संघर्ष के बारे में आप हमारे इस बिरसा मुंडा के निर्वाण दिवस के अवसर पर हमारे देखने सुनने वालों को बताएं। संतोष साहू साहब। वॉइस ऑफ मानवता कि जितने भी देखने सुनने वाले बुद्धिजीवी साथी हैं, आज क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का बलिदान दिवस है। 9 जून 1900 को उनका शहीद हुए वो। मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं कि भारत में इस देश की ये नियति बन गई है कि जो इस देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी देते हैं, उनको धीरे धीरे इतिहास से बाहर कर दिया जाता है। क्रांतिसूर बिरसा मुंडा सिर्फ 25 वर्ष जीवित रहे। 25 वर्ष का नौजवान भारत में जो कर गुजरे वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। बिरसा मुंडा को जो यातनाएं भारत के आजादी के लिए उनका जो कार्य है, उनका जो बलिदान है, वो इस देश में बहुसंख्य लोगों को शायद जो जानकारी होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बिरसा मुंडा जी को जब अंग्रेज लोग पकड़े, वो आजादी के दीवाने थे, और जब पकड़े और काल कोठरी में आखिरी समय में डाला गया, तो वो कोठरी जहाँ पे वो थे सिर्फ 3 बाई 3 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी, इतना कष्टदायी वो काल कोठरी था। और उसमें 1.5 फीट पानी था, उसमें उनको रखा गया था। और बताइए, 3 बाई 3 के काल कोठरी में एक नौजवान, महज 25 साल का नौजवान, किस तरीके से यातना को झेले होंगे। और भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी परिवार में जन्म लिए, और उनका जो वो जो देखे थे अखा खो बियाबान जंगलों में कि आदिवासी जंगलों को साफ करते हैं, खेत बनाते हैं, फसल उगाते हैं। फसल जब वो तैयार होता है तो उस समय वो शब्द प्रयोग किए दिक्कू लोग कि उस समय के सेठ साहूकार अंग्रेजों से मिलके किस तरीके से वो फसल को हड़प लेते हैं, और जंगलों में यहाँ के मूल निवासियों की बहु बेटियों के ऊपर उनका नजर
कितना कुत्सित मानसिकता से रहता था। उनकी आंखें उन्हें हर वक्त उनकी इज्जत को घूरते रहते थे। ये बहुत सारी बात उनको समझ में आता था। और भगवान बिरसा मुंडा उस समय के दिक्कों के विरोध में ये उलगुलान शुरू किए और अंततः अंग्रेजों से जो दिक्कू थे उनके चुगली करने से, गलत जानकारी देने से अंग्रेज क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा के विरोध में हो गए और उन्हें पकड़ लिया गया। इससे पहले बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसको बहुत कम समय में कह पाना बड़ा कठिन है, पर मैं इतना आज उनके बलिदान दिवस पे कहना चाहता हूं कि एक सुदूर जंगल में जन्म लिया एक आदिवासी नौजवान 25 साल की महज उम्र में जो कर गुजरे, शायद विश्व के इतिहास में ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे। मैं इस मौके में उनको विनम्र श्रद्धांजलि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से अर्पित करना चाहता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। आज मैं जो खास चर्चा को लेकर भाटिया जी का निर्देश भी आया था, मैं भाटिया जी के पास दोबारा जाना चाहूंगा। भाटिया साहब बिजी तो नहीं है? हाँ, थोड़ा सा है। मुझे 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए जरा मुझे। ओके सर, ओके सर। हाँ, और वो जो आपके शहीद की बात करते हैं उनका नाम क्या था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, अच्छा, बिरसा। थैंक यू। मैं भी बात करता हूँ 5 मिनट। जी जी, संतोष साहू साहब, मैं आपके पास दोबारा इसलिए मैं फिर जाना चाहूंगा क्योंकि हमारे होस्ट अभी कुछ लोग जुड़े भी नहीं है। मैं दोबारा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर में बिरसा मुंडा जी को अल्प आयु में ही उनके हक, आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई का जज्बा उनके अंदर में कैसे पैदा हुआ? उन्होंने उल गुलान और एक बड़ी संघर्ष अंग्रेजों जैसे एक शक्तिशाली जो हुकूमत करने वाले शासन के साथ में लड़ना, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ना, क्योंकि आज भी उनकी लड़ाई, उनके संघर्ष के बावजूद भी आदिवासी आज भी अपने जल जंगल जमीन की उस हक अधिकार की लड़ाई को लेकर आज भी पीड़ित हैं, आज भी शोषित हैं। इस संदर्भ में आप हमारे देखने सुनने वाले को बताएं, भगवान बिरसा जी का आज के समय पे उनका संघर्ष कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? जी, माननीय जगदीश जी, 15 नवंबर 1875 को उली हाथी एक गांव है रांची के आसपास, वहां भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। और वो जैसे बालकाल में आगे बढ़ने लगे वो ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आए और ईसाई मिशनरी स्कूल में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और उनके माता पिता बहुत गरीब रहे और वो जंगलों में ये देखे, उनके जीवन का शुरुआत वो जो क्रांति की ओर बढ़े, वो देखे कि हम आदिवासी लोग जंगलों को साफ करते हैं, खेत बनाते हैं, फसल उगाते हैं, और जब फसल तैयार हो जाता है तो ये जो सेठ साहूकार, ऐसे शब्द उन्होंने उपयोग किया सर्वप्रथम, वो हमारे फसलों को बलात् हमसे छीन लेते हैं, हमारी बहू बेटियों के ऊपर गंदे नजर रखते हैं। तो इन बातों से वो बड़ा दुखी रहते थे, बड़ा चिंतित रहते थे कि आखिर हमने इन लोगों का क्या बिगाड़े हैं, हम तो कुछ इनसे मांगते नहीं, हमारे परिश्रम से उगाया हुआ फसल भी हमें हमारे पास नहीं रहता है, ये लोग छीन लेते हैं। तो बिरसा मुंडा को समझ में आया, फिर वो ईसाई धर्म स्वीकार किए थे, बाद में वो उससे बाहर भी निकल गए, चूंकि ईसाइयत के वो काफी नजदीक रहे, वो देखे और वहीं से शिक्षा उनको मिला। वो जंगलों में आदिवासियों की दुर्दशा को महसूस किए कि हम आदिवासियों का ये जो बद से बदतर जिंदगी है ये कैसे सुधरेगा। और वो अंग्रेजों के बारे में उनको पूरी जानकारी हुई और वो अंग्रेजों के विरोधी हो गए, धुर विरोधी हो गए। और बिरसा मुंडा जी का जो पूरा जीवन है 25 वर्ष का, कुल वो जीवित रहे 25 वर्ष, वो 2 बार जेल गए। उनका केस रांची
आज जो राज्य का, झारखंड राज्य का मुख्यालय है, वहां पे केस चलाया गया। और बिरसा मुंडा जी जब आदिवासियों को संगठित कर अंग्रेजों से संघर्ष करने लगे, कई बार भीषण सामना हुआ अंग्रेजों से, हजारों लोग शहीद हुए हैं। ये सारी बातें तो इतिहास से गायब कर दी गई हैं। बिरसा मुंडा सच्चे अर्थों में इतने कम उम्र में ही वो भारत की परिस्थितियों को समझ चुके थे। और ये जो नियति बन गया है, लोग अत्याचार करते हैं और हम उसको बर्दाश्त करते करते ये हमारा नियति बन गया है कि हम इतना परेशानी में रहकर भी जीवन जीने को विवश हैं। तो उन्होंने पूरे लोगों को संगठित किए और वो बिरसा आंदोलन सिर्फ झारखंड तक नहीं था। आज छत्तीसगढ़ का सरगुजा, रायगढ़, उधर उड़ीसा के क्षेत्र, उधर वर्तमान जो बिहार है, बिहार के क्षेत्र, पूरा झारखंड, आसाम से लगा हुआ एरिया, ऐसे बहुत बड़े भूभाग पे बिरसा मुंडा का आंदोलन फैल चुका था अंग्रेजों के विरोध में। और उसका ही ये परिणाम है कि अंग्रेजों को CNT एक्ट, SPT एक्ट, बिरसा मुंडा के आंदोलन के पश्चात भारत के लोगों को विशेषकर झारखंड में उनको लागू करना पड़ा। और बहुत बड़ा हम तो चाहते हैं कि सूर्य क्रांति धरती आबा बिरसा मुंडा जी के बारे में वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से एक एपिसोड ही चलाना चाहिए कि इतने बड़े क्रांति सूर्य, जो सूर्य की भांति क्रांति जगत में जो भी अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं, इतने कम उम्र में अखाक बियाबान जंगलों में से निकलकर इतने बड़े साम्राज्य के सामने अपने लोगों के साथ उनके अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरोध में खड़े होना, ये साधारण बात नहीं है। और भगवान बिरसा मुंडा जी को पकड़कर जो यातनाएं दी गई हैं, वो तो आदमी देखने सुनने, हम बोले, लोग बोलते हैं तो रूह कांप जाता है। कैसी यातनाएं, इतना विभत्स रूप से अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा जी को दिया था। और उन्हें, जैसा कि आपने कहा, स्लो पॉइजन, हाँ ये बात सही है कि उनको खाना भी नहीं दिया गया कई महीने तक। और वो इतने हट्टे कट्टे नौजवान सूख गए, सिर्फ शरीर में एक हड्डी और चमड़े का ढांचा बन गया। इतना आतताई अंग्रेजों ने उनके साथ जो किया है वो भुलाया नहीं जा सकता। मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ, आपकी आवाज कम आ रही है, आपकी मोबाइल से आवाज थोड़ा ठीक करें साहू जी, आपकी आवाज कम आ रही है। जी जी जी, अपनी बात रखें साहू जी। शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, मैं काफी दूर हूँ और गाड़ी रोककर हम सोचे आपसे बात करें। ठीक है, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण ये विषय रहा, मैं इस मौके पे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा का जो जीवन है वो भारतीय आजादी को लेकर है। और इतने कम उम्र में उन्होंने जो कर दिखाया है वो शायद दुनिया में बहुत कम लोग कर पाए होंगे। और मैं आज उनके बलिदान दिवस पर, उनके शहादत पर उनको मैं जी साहू साहब मैं नमन करता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, आपने उनकी जीवनी और उनकी आरंभिक जीवन, उनका संघर्ष को लेकर विस्तृत चर्चा की। मैं भाटिया जी के पास दोबारा फिर जाना चाहूंगा क्योंकि भाटिया साहब भी आज बहुत बिजी है, उनका शेड्यूल बिजी है। भाटिया साहब, चूंकि आज हम दो विचारधाराओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं, एक तो बिरसा जी के बारे में अभी संतोष साहू जी ने कहा, और दूसरा जो है, जो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने नारा दिया था कि दुनिया के अंदर में अगर मुकाम हासिल करना है तो वो शिक्षा है, और इस पर उन्होंने जोर दिया था। तो मैं दोबारा इस पर आपसे चर्चा के लिए, उससे पहले मैं बिरसा के बारे में, आप थोड़ी बहुत अगर जानकारी है तो बिरसा मुंडा जी का जो संघर्ष है उसके बारे में कुछ चर्चा करें, और उसके बाद में जो बाबा साहब ने शिक्षित बनने का जो मूल मंत्र दिया था उस पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। उसके बाद आप अपने शेड्यूल में
जा सकते हैं, लीप हो सकते हैं। जी सबसे पहले तो मैं भी बिरसा मुंडा की इस शहादत को नमन करता हूं, जी, क्योंकि जो भी देशवासी, कोई भी देशवासी जिसने भारत की आजादी के लिए ये बलिदान दिया है, वो सराहना योग है, बहुत सराहना योग है। जी, उसकी उनकी उनकी इस शहादत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे साहब साहब ने बताया मुझे और आप सबको बताया, कितनी यातना दी उन्होंने, और ये कोई उनके साथ ही ऐसा नहीं हुआ, सैकड़ों हजारों आजादी सेनानियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे नहीं, ये किस साल की बात कर रहे हैं आप, 1900 कितने की वर्ष की बात है ये, तो याद नहीं रहा मुझे। तो इसी तरह 1913 में गदर पार्टी अमेरिका में शुरू हुई थी इसी सिलसिले को लेकर के, और उसमें भी नौजवान लोग थे, और अल्टीमेटली सबको इधर कनाडा में, क्योंकि कनाडा उस वक्त भी अब भी ब्रिटिश एक कॉलोनी समझा जाता है, तो तब वहां भी उन सबको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। संतोख सिंह, सोहन सिंह और हरदयाल, ये 3-4 लोग थे जिन्होंने ये गदर पार्टी शुरू की थी 1913 में। तो आज मैंने अभी जगदीश जी से कहा, हमारे घर दोपहर के लिए 2 मेहमान आ रहे हैं, वो हमारे पास ही रहते हैं, जो मिसेस हैं उनके फादर सरदार गुलाब सिंह, वो शहीद भगत सिंह के साथ लाहौर जेल में थे, और 17 साल की उम्र में उनको जेल में डाल दिया गया। जी, जी, 17 साल की उम्र, और वो भी, उनको भी फांसी हो जानी थी, लेकिन उस वक्त जो आपके सारे के हिसाब से मालूम है आपको कि शहीद भगत सिंह को लिए भी अंग्रेजों ने कहा था गांधी जी को, अगर कहे था हम इनको भी छोड़ देते हैं, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, उनको आप फांसी दे दीजिए, और इनफैक्ट उनको समय से पहले फांसी दे दी गई थी, क्योंकि आजादी को डिक्लेयर करना था उन्होंने। तो ये शहीदों की बड़ी अमर कहानियां हैं। तो उनमें श्री बिरसा मुंडा का नाम भी है, लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे हम सब बातें कर रहे हैं कई दिनों से, कई हफ्तों से, क्या सबको ये आजादी मिल पाई है? क्या सबको पूरी आजादी का जो फल मिलना चाहिए वो क्या सारे हिंदुस्तान के लोगों को मिला है? नहीं। जी, क्या आदिवासी जिनके लिए जिन्होंने ये संघर्ष किए हैं, क्या उनको पूरी तरह से आजादी मिली? क्या उनको वो शिक्षा और दूसरे भागों में, इकोनॉमिक में, क्या व्यवस्था में, क्या उनको पूरा भाग मिला? क्या अभी वो गरीब है? तो क्या आजादी मिली उनको? तो ये बात हम करना चाह रहे हैं, सब मिलके यही बातें कर रहे हैं। सबसे पहले साहू साहब ने कहा संगठन की बात, आपने भी कहा, बाबा जी ने भी कहा कि जब तक हम यूनाइट नहीं होते, एक संगठन नहीं करते, तब तक ये बात नहीं हो सकती। अब भी साहू जी ने कहा है कि हम लोगों को आदत हो गई है कि हम जुल्म को सहते रहते हैं, उठ के उसका मुकाबला नहीं करते, हमें सहने की आदत हो गई है, ये गुलामी की मानसिकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना है कि हम किसी के दुश्मन नहीं, हम किसी के, सबके हम चाहते हैं सारे भारत के लोग आजाद रहे, खुश रहें, सबको संपन्न हो, सब संपन्न हो, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि सभी वर्ग के लोगों को उसी तरह से उनको भी ये आजादी का जो फल है मिलना चाहिए। तो इस बारे में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो अपना जीवन को ऊंचा नहीं कर पाए। तो इसके लिए, शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए?
उसके लिए स्कूल कॉलेजेस काफी नहीं है हिंदुस्तान में। तो सवाल में आपके एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार एक गाड़ी में एक जा रहे थे, चीनी लेडी, चाइना की लेडी थी, छोटी, उसके साथ 2 साल का बच्चा। तो लेडी भी किताब लेके पढ़ रही थी, या पढ़ रही थी या वैसे उसने किताब हाथ में रखी हुई थी खोल के, कभी कभी पन्ना पढ़ देती थी। और 2 साल का बच्चा था, उसके हाथ में भी किताब थी, छोटी सी किताब थी, और उसने भी उल्टी उल्टी पकड़ रखी थी। उससे ये नहीं पता, 2 साल के बच्चे को क्या पता उल्टा सीधा क्या। तो किसी ने पूछा कि बच्चे ने किताब पकड़ी हुई है, इतना छोटा है, कैसे पढ़ सकता है, वो भी उल्टी पकड़ी हुई है उसने। तो उसने जवाब दिया कि ये पढ़ने के लिए नहीं किताब, इसको किताब हाथ में रखने की आदत डाल रही है, ताकि ये जब बड़ा होगा इसको बुक से, किताबों से प्यार होगा। समझे ना? तो ये बात जो है, ये स्कूलों कॉलेजों में नहीं सिखाई जाती, ये माँ बाप से शुरू होती है। माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए मेहनत करके कमाई करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, खाना पीना सब कुछ जो भी जरूरत है, लेकिन शिक्षा भी साथ में उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे पहले जो शिक्षक हैं वो माता पिता होते हैं। सबसे बाद में स्कूल कॉलेज बाद में आते हैं। तो मैं समझता हूं कि हर इंसान को, जिनके बारे में आप बात करते हैं, बहुजन समाज के कहने जो भी कह रहे, 6-7 साल की उम्र तक बच्चों को पता होना चाहिए बाबा साहेब कौन थे, अम्बेडकर साहब कौन थे, ये दूसरे आपके भगत कौन थे, विवेकानंद कौन थे, आपके भगत कबीर कौन थे, आपके रविदास कौन थे, क्या उनकी शिक्षा थी, घासीदास जी कौन थे, संत घासीदास जी कौन थे, उनकी क्या शिक्षा थी। उनको 5-6 साल तक इन सबका ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं देते हम माँ बाप, क्या होते हैं, बच्चे आए बस बड़े हो रहे हैं, खेलते रहते हैं, उनको ज्यादा इस बात का पता है कि अमिताभ बच्चन कौन था और ये सलमान खान कौन था, वो सब, लेकिन उनको अपने पूर्वजों का, अपने इतिहास का नहीं पता। और ये जिम्मेदारी माँ बाप पे आती है, ना कि स्कूलों को या गवर्नमेंट को। तो ये बात मैं आज से करना चाहता हूँ, और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, साहब से, जितेंद्र सिंह जी से और दूसरे लोगों से, भाई गवर्नमेंट के थ्रू से आप एक फंडिंग क्रिएट करिए थोड़ी सी, जिसमें आप एक मीडिया सेंटर खोलें। हम भी दूर से पढ़ाई में हम मदद कर सकते हैं बच्चों की, चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो, जो आप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। जैसे हर घर में कई छोटी सी जगह में आप एक टीवी और एक लैपटॉप रख लें, और बच्चों को 10-15 बच्चों को बुला के, अपने नेबरहुड के बच्चों को बुला के छोटी छोटी उम्र में पढ़ाई शुरू करें। ऐसे शुरू होगा। अगर आप किसी दूसरे पे डिपेंड करते रहेंगे कि वो हमें बताएंगे, हमारे लिए इतने आरक्षण करेंगे तभी बच्चे जा सकते हैं, तभी पढ़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज पढ़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं होगा। उस दिन भी बात की थी, तो आपने, सिंह साहब ने कहा था कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना। सरकारें मदद करती हैं, लेकिन वो भी कुछ हद तक मदद कर सकती हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप ये सब जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे तब तक ये बातें नहीं हो। तो अभी इतना ही कहूंगा, तो देखते हैं आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने बहुत ही मूल शब्दों को हमारे सामने रखा है, और इस दिशा में हम सब का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब तो अपने जीवन काल में संघर्ष किए और पढ़ने लिखने के लिए लोगों को प्रेरित किया, और मूल मंत्र के रूप में वो कह गए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब शिक्षा आ जाएगी तो संघर्ष करने का भी जज्बा आ जाएगा, और जब शिक्षा का द्वार जब इंसान को खुलने लगता है, तो उन्होंने कहा भी था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब का ये जो मंत्र है, इसको बहुत विस्तार से समझने की जरूरत है। आज भी भारत के अंदर में बहुत संख्यक समाज के जो लोग हैं, जिनको विभिन्न जाति धर्मों के आधार पे बांटा गया है, उनको अगर हम ग्रामीण परिवेश में जाके अगर देखते हैं, तो आजादी के इतने सालों के बावजूद भी समाज की मुख्य धारा में हमारे लोग कोसों दूर है, सैकड़ों मील दूर है, क्योंकि आज भी वो पढ़ने लिखने का जो उनको माहौल मिलना चाहिए, उनको जो शिक्षा दीक्षा का जो अधिकार मिलना चाहिए, ये दिनों दिन नीचे जाने की स्थिति है, रसातल में जाने की स्थिति है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें और समझे तो
क्योंकि मैं जब पटना में गया था और वहां का मैं एक वीडियो बना के लाया, जब मैं उस गांव में गया तो मुझे बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि वहां पे उस गांव के अंदर में कम से कम 200 से 200 परिवार हैं, और वो भी अनुसूचित जाति के फैमिली है, जो मजदूर कस है, मेहनत कस है, जो हाई क्लास के स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दे करके नहीं पढ़ा सकते। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने इकट्ठे होकर के संघर्ष करके उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी बनाया, और उसमें थोड़ी थोड़ी अपनी कमाई का हिस्सा दे करके वहां पे अपने ही एक बेटी को उसमें डिप्यूट किया है। 2 महिलाएं हैं, वो सारे बच्चों को छोटे से कमरे में बुला करके हाईटेक तरीके से स्क्रीन रखा हुआ है, टीवी का एक बड़ा सा, और मॉनिटर के माध्यम से बच्चों को बुला करके, और फर्राटेदार इंग्लिश, वहां के 2-3 बच्चों से मैंने पूछा तो वो फर्राटेदार इंग्लिश में हमें अपनी जानकारी, अपना परिचय दिया। मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। तो क्यों ना हम ऐसे ही काम शुरू करके एक मिसाल कायम कर सकते हैं। तो मैं भाटिया जी के इस विचार को हम सर आंखों पे लेते हैं, और इस बात को लेकर के हम जन जन तक आगे जाएंगे, क्योंकि इंसान का विचार ही है जो आदमी आगे ले जा करके हम लोगों प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। ऐसा ही ये शिक्षा रोशनी का द्वार है। तो बहरहाल भाटिया जी के इस महत्वपूर्ण विचार को हम हमारे देखने वाले, सुनने वाले और हमारे बुद्धिजीवी जरूर इसको फॉलो करेंगे, और इस दिशा में हम जरूर जो संगठन से जुड़े हुए लोगों के द्वारा प्रयास करेंगे। संतोष साहू साहब, जो अभी भाटिया जी की जो महत्वपूर्ण विचार को आप सुन रहे थे, तो उनके इस तर्क को लेकर आप क्या अपने ख्याल रखते हैं संतोष साहू? नहीं, मानी भाटिया जी जो बात रखे हैं कि हम पूरी तरीके से सरकार के ऊपर निर्भर ना रहें, सरकारें अपने स्तर पे जो बन पा रहा है वो कर रहे हैं, और पूरे देश के लोगों को पता है कि भारत में दोहरी शिक्षा नीति लागू कर दी गई। जिस हिसाब से आज देश में शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए था, यहाँ शिक्षा को लेकर जो तमाम सुविधाएं विकसित करनी थी, वो उस बड़े पैमाने पे संभव नहीं हो पाया। तो ये सरकार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। हम सब सभी देशवासियों का ये जिम्मेदारी है। अगर इस देश में अमन चैन कायम करना है, खुशहाली लानी है, ज्ञान और विज्ञान पे भारत को खड़ा करना है, तभी इस देश का जो तमाम अंधविश्वास है, पाखंड है, रूढ़ियां हैं, तरह तरह का जो व्यवस्थाएं अपने अपने स्तर पे लोग बना के रखे हुए हैं, जो इस देश के ज्ञान और विज्ञान में बाधक है, अगर इन सभी चीजों को दूर करना है तो शिक्षा ही वो रास्ता है। क्योंकि जब आदमी शिक्षित होता है, अलग अलग भाषाओं की उसे जानकारी होती है, देश और दुनिया में जो बड़े से बड़े विद्वान हैं उनके लिखे किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारा जानकारी, किताबों से ही हमें बहुत सारा जानकारी अगर कोई दे सकता है तो किताब है। और किताब के भाषा को, शब्दों को, उनकी उसकी अंदरूनी जो समझ है उस सबको जानने के लिए शिक्षित होना ही जरूरी है। शिक्षा के बिना कुछ संभव नहीं है। अगर आज भारत में जो भी आंदोलन चल रहे हैं, जो भी बातें चल रही हैं, तो उसके जड़ में शिक्षा है। और महामानव भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज दुनिया में अगर इतना बड़ा इंसानियत, मानवता के लिए कर सके तो उसके जड़ में शिक्षा है। वो देश में विदेश में जाकर बड़े लगन से, कठिन परिश्रम से, एक वक्त का खाना खाकर 18-18 घंटे से भी ज्यादा जो अध्ययन किए, आज उनके इस कठिन संघर्ष का परिणाम है कि भारत में करोड़ों लोग, हम लोग आज जो भी जीवन में मिला है, सुख शांति, जो भी इज्जत मान मिला है, वो बाबा साहब के कठिन परिश्रम से हुआ। और कठिन परिश्रम से उन्होंने जो शिक्षा अध्ययन किया, उसका बहुत व्यापक प्रभाव भारत में पड़ा। तो हम सब लोग मिलकर भारत में, मानी भाटिया साहब एक बहुत खास बात बोले कि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम हमारे गौतम बुद्ध को पढ़ाएं, महावीर को पढ़ाएं,
गुरु नामदेव जी को पढ़ाएं, गुरु नानक देव जी को पढ़ाएं, 10 गुरुओं को पढ़ाएं, कबीरदास जी को पढ़ाएं, संत रविदास जी को पढ़ाएं, चोखा मेला को पढ़ाएं, संत तुकाराम महाराज को पढ़ाएं, मैं जगनाड़े महाराज को पढ़ाएं। हमारे जो इतने बड़े बड़े जिसको शायद असंभव सा लगता है, ऐसे कार्यों को जो हमारे पुरखे कर गुजरे हैं, उनके किए कार्यों को जब तक हम नहीं समझेंगे, हमारे बच्चों को, सही बात है, जो लोग हमारे लिए सब कुछ किए उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, जिन बातों को हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारे दिमाग में, हमारे आने वाले पीढ़ी में, हमारे बच्चों के दिमाग में काल्पनिक बातों को एकदम परोसा जा रहा है। अब वो भ्रमित हो रहे हैं। जो इतिहास है वो इतिहास की बातें उनको पता नहीं है, काल्पनिक बातों पे हमारा पूरा भविष्य को ढकेला जा रहा है। अगर ये सबको रोकना है तो शिक्षा ही सिर्फ एक हथियार है कि हम इस देश को, इस देश में रहने वाले सभी लोगों को और सबके साथ तालमेल और भाईचारा का निर्माण, एक अच्छी शिक्षा, ज्ञान विज्ञान से लैस शिक्षा ही इस देश को विकास के रास्ते पे लेके आगे बढ़ सकता है। जी, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। मैं भाटिया जी के पास में संक्षिप्त विचारों को लेकर फिर से जाना चाहूंगा, क्योंकि आज भाटिया साहब बिजी हैं। भाटिया साहब, हमारे देखने सुनने वालों को अंतिम संदेश के रूप में जो शिक्षित बनने का जो नारा दिया गया है, और आपने विचार तो अपनी रख ही दिया है कि हम खुद जिम्मेदारी लें और इस दिशा में छोटा छोटा प्रयास करके हम अपने समाज के बच्चों को एजुकेटेड कर सकते हैं और महान पुरुषों की विचारधाराओं को पढ़ा करके, बता करके उनके जीवनी से प्रेरणा दे सकते हैं, ताकि वो अच्छे इंसान बन सके और अपने जीवन में आने वाले अपने जनरेशन को एक नई दिशा दे सके। इस दिशा पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे, ताकि हमारे देखने सुनने वाले जो यूथ जनरेशन है वो फॉलो कर सके। भाटिया साहब, अपनी आवाज को म्यूट करें सर। जी, जो यूथ की बात है उनको तो गाइडेंस चाहिए ना, उनको तो रास्ता दिखाने वाला चाहिए ना पहले। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, जब बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, माताएं कहानियां सुनाती हैं, और उनके दादी परदादी नानी दादी कहानियां सुनाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बुरा ना मनाइएगा, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाह रहा हूँ। जैसे आप हैं या साहू साहब हैं, आपने जब आपके बच्चे छोटे थे, 2, 3, 4 साल के थे, आप उनके साथ कितना समय बिताते दिन में? एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जवाब दीजिए। ये सच बात है कि सर हम लोगों ने ज्यादा समय बच्चों को नहीं दिया, ये सही बात है। बिल्कुल बात कहना चाहता हूँ मैं, यही बात कहना चाहता हूँ मैं। अगर हर माता पिता जब सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, घर आते हैं, तो बच्चे जो है वो इंग्लिश में कहूंगा लुक फॉरवर्ड करते हैं। वो सोचते हैं मेरे पापा आएंगे घर में, मुझे कुछ बैठेंगे, मेरे से बात करेंगे, मेरे साथ खेलेंगे। उनके साथ आप एक जोड़ बनता है, बॉन्ड बनता है। उसी बॉन्ड में माता पिता बच्चों को सिखाते हैं जीवन के मूल्य क्या है, कैसे उनको छोटी छोटी कहानियां सुना के उनको शिक्षित करते हैं। वो कहानियां कहीं आपको किताबों में नहीं मिले, वो आपकी अपना जीवन की जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, अनुभव है, उनको देके आप बच्चों को छोटी छोटी कहानियों के साथ शिक्षित करते हैं। ये पढ़ना लिखना तो एक ठीक है, एक बात है, आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये शिक्षा है। आज की शिक्षा क्या है? आप पढ़ लिखते हैं, वो लिख सकते हैं, या थोड़ा सा गणित आता है, या आगे की ऊंची पढ़ाई हो तो दूसरी भाषाएं आती हैं। लेकिन इससे जो हमारा आचरण का जो विस्तार है, जिसे कैरेक्टर कहते हैं, चाल चलन कैरेक्टर कहते हैं, कैरेक्टर की डेवलप नहीं होता उससे। कैरेक्टर इन बातों से होता है, जो हमारे जीवन के मूल्य क्या है, कैसे इंसान बनना है हमें। तो मैं ये बात कहूंगा बच्चों को भी, छोटों को भी, बड़ों को भी सबसे ज्यादा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे सबकी ये जिम्मेदारी बनती है माता पिता को, जो हर रोज बच्चों के साथ आइए, बैठिए, आधा घंटा, 15-20 मिनट, जितना भी आप समय दे सकते हैं, पर जरूर हर रोज काम पे आइए। काम पे आने के बाद जब भी इतना भी थोड़ा समय मिले, आप बच्चों के साथ डिपेंड करिए, उनके साथ उनकी बातें करिए, उनको समझाइए या हम क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमें आजादी, हम आजाद लोग हैं, हम कोई छोटी बड़ी जाति नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। ये जो बेसिक वैल्यूज है, जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक वो अन्याय के सामने खड़ा भी नहीं होंगे।
उनके अंदर वो भावना पैदा होगी ही नहीं। क्योंकि जैसे अभी साहब साहब ने कहा कि हमें आदत हो गई है वो सहने की, तो ये बात खत्म होनी चाहिए। तो ये बात जो है सबसे पहले माँ बाप से शुरू होती है। बस इतना ही कहूँ। अभी मैं आपके साथ हूँ, बात करिए। जी जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। साहू जी, अब मैं, जैसा कि आप भाटिया जी के विचार को आप बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, उन्होंने जो भी जी बातें कही है, क्योंकि पहला जो स्कूल होता है वो माँ बाप के साथ में बिताया हुआ जो समय होता है वही पहला स्कूल है। और यह जी हर इंसान के, हर परिवार के बीच की बात है, मानवता के बीच की बात है। क्योंकि जिन जिन परिवार के बच्चों में बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार नहीं मिलता है, वहीं कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर में दूरियां बनती चली जाती है, और जो शिक्षा का मुख्य आधार है वही कमजोरी नजर आता है। क्योंकि हम स्कूल के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि बच्चे स्कूल गए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, वहां से वापस आ गए, बस्ता रख दिया और सो गए और खेलने लग गए। हमने उनको कभी वॉच नहीं किया। इसका एक बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। और इस दिशा को लेकर के जो उन्होंने बात कही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो समझने की बात है, दूरदर्शिता वाली बात है। इस संदर्भ में संतोष साहू अपने अपने विचार रखें और इसको और विस्तार से अपनी बात को रखें। संतोष साहू साहब जी, ये बात बिल्कुल व्यवहारिक है कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, हमारे बाद उन्हीं को आगे चलना है। और बच्चों से जो संवादहीनता है, ये बात सही है कि हम लोगों में ये बात हम स्वीकार करते हैं कि जो समय हम अपने बच्चों को हमें देना चाहिए, भारत में तो माँ बाप को अपने बच्चों, बहुसंख्य जो हमारा समाज है, वो बच्चों को जितना समय वो देना चाहिए वो दे नहीं पाते हैं। बहुत सारे उसके कारण हैं। तो इससे हमारा जो भावनात्मक लगाव है वो टूट रहा है भारत में। आज भारत में आए दिन जो ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसको बोला नहीं जा सकता, उसके लिए कोई ऐसे शब्दों का उपयोग भी नहीं कर सकते। तो ये सच है कि परिवार के अंदर जो दूरियां बढ़ रही है, माँ बाप और बच्चों के प्रति जो भावनात्मक लगाव होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। बहुत सारी बातें जो आ रही हैं, तो इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और माँ और बाप ही हमारे जीवन के पहले पाठशाला हैं, पहले स्कूल हैं। वो कैसे बातें करते हैं, वो कैसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं, वो कैसे हमारे साथ कितना हमको इज्जत से बात करते हैं, प्यार देते हैं, कैसे वो हमको आगे बढ़ाने का बात रखते हैं। ये जो दुनिया में मनुष्य ही एक ऐसा चीज है कि जो देखता है उसको बहुत तेजी से सीखता है। आज भारत में अगर माँ बाप सिर्फ अपने बच्चों के प्रति वो जो हमारे महापुरुष हैं उनके जीवनी को ही बच्चों को बता दिया जाए। एक बहुत खास इस चर्चा में बात आया भाटिया साहब के द्वारा कि हमको अपने गुरुओं को के प्रति, महापुरुषों को लेकर, संतों को लेकर, उनकी जीवनी को ही अगर बच्चों को बाल्यकाल में उनके दिमाग में बात को डाल दिया जाए तो इस देश का आधा से ज्यादा समस्या दूर हो सकता है। मैं अभी गुरुओं के जीवनी को जब मैं पढ़ा, कई ऐसे मुगल कालीन युद्धों के जो युद्ध लड़े गए हैं, उस युद्ध को जब मैं पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि ऐसे वीर शायद विश्व में कहीं हैं या नहीं, हमको तो नहीं लगता। कि बताइए, गुरु गोविंद सिंह जी का जो युद्ध है कि 40 लोग कई लाख लोगों से मुकाबला कर रहे हैं, मतलब बहुत हैरान करने वाली बात है। भारत की घटना है, वो इस भारत के सपूत हैं। अगर 10 गुरुओं का जो जीवनी जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, जो जानकारी हमें आ रही है, अगर वो जीवनी को ही भारत के बच्चों को बाल्यकाल में डाल दिया जाए तो ये जो गिरा हुआ हमारा मनोबल है, जो गिरी हुई हमारी मानसिकता है, जो एक गुलामी भरा जो सोच हमारा पैदा हो गया है,
वो बिल्कुल दूर हो सकता है सिर्फ गुरुओं को पढ़ाने मात्र से, ऐसा मैं महसूस किया हूँ। और भारत में मान सम्मान तो हमारे गुरुओं को, महापुरुषों को, संतों को, अब हम लोग मध्य भारत में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी का जो कार्य है, अगर उसको सच्चे मायने में समाज को बताया जाए, माँ बाप को सिखाया जाए, वो अपने बच्चे को बताएं, तो बचपन में ही ये बात आएगा कि मनुष्य मनुष्य एक समान है। छत्तीसगढ़ी भाषा में हम लोग बोलते हैं मन के एक समान। ये बाबा गुरु घासीदास जी उस समय, आज से 200-250 साल पहले समाज को समझाए, कहाँ समाज को पता है। तो शिक्षा के ऊपर बिल्कुल जोर देना है, पूरी ताकत और शिद्दत से इसके ऊपर बल देना है हम लोगों को। और इस देश में हम लोगों को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे महापुरुषों के द्वारा जो किया हुआ कार्य है, उनके जो बताए रास्ते हैं, उसको खुद समझना है, अपने परिवार को समझाना है, बच्चों को समझाना है, और धीरे धीरे ये सारा वातावरण बनता चला जाएगा। और इस देश में हम लोग हमारे पुरखों का जो मनसा था, हमारे पुरखों के द्वारा दी गई जो विरासत है, वो हम लोगों को रास्ता बता सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं कहूँ एक बात जी, साहू साहब से बड़ी सुंदर बात कही है उन्होंने। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे अभी गुरु गोविंद सिंह की बात आपने कही जी, सवाल ये नहीं था कि 40 लोग जीत सकते थे 2 लाख लोगों को, जीतने की बात नहीं है, सवाल हिम्मत की है। सवाल ये है कि उनके अंदर ये भावना, हिम्मत थी कि हम जाके लड़ेंगे, चाहे हम शहीद हो जाएं, लेकिन हम गुलामी नहीं सहेंगे। ये बात की बात सबसे बात है। गुरु साहब ने 5 जो जिन्हें हम कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, 5 प्यारे बनाए थे, 5 पहले जो जिनको अमृत पिलाया था, तो जिनको खालसा कहते हैं। हालांकि खालसा का शब्द तो कबीर साहब ने दिया हुआ हमें, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने उनको शक्ति भी दी, संत और सिपाही दोनों का ऐसे कहा जाता है। वो 5 में 4 जो थे, जाके मैं सो कॉल्ड छोटी जातियों के थे, 4 के 4 5। और ये नहीं कि सारे पंजाब से थे, उड़ीसा से थे, मध्य प्रदेश से थे, महाराष्ट्र से थे। और देखो वो लोग, हालांकि जैसे आपने अभी कहा कि चूंकि वो उस वक्त के दलित समाज से थे, तो उनका मनोबल इतना ऊंचा नहीं था, तो लेकिन जब गुरु साहब ने उनको सो कॉल्ड अमृत पिलाया, वही 5 लोग, जैसे आपने अभी कहा, उनमें इतनी हिम्मत, मनोबल आया कि वो लोग 1 लाख फौज के सामने निकल पड़े और लड़े। इतना ही नहीं, गुरु साहब ने कहा बेटा, दोनों बेटे 17 साल और 15 साल एक एक करके गए मैदान में लड़ने के लिए। ये हिम्मत, ये नहीं कि दूसरों से लड़वाया, गुरु साहब ने अपना परिवार उनके ऊपर निछावर किया, लोगों को ये बताने के लिए कि जब आजादी की बात होती है तो अपने परिवार को भी आगे रखना चाहिए। ये नहीं कि आप पीछे बैठे हैं और दूसरों को मरवा। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और यही शिक्षा है, यही शिक्षा है। जी, भाटिया साहब ने बहुत ही अच्छी बात को विस्तार से लोगों को बताया है। भाटिया साहब, आप जाना चाहते हैं? हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया साहब। आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। अच्छी बात। जी, बहुत धन्यवाद सर। संतोष साहू साहब, अभी जिस ढंग से गुरु गोविंद सिंह की बात आई, अगर गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी को पढ़ें तो उनके 4 बेटे थे, और चारों बेटे के अंदर में इतनी संस्कार गुरु के उस बाल्यकाल से उन बच्चों के अवसर में पड़ा था कि जब मुगल सल्तनत के औरंगजेब ने उन्हें कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारी जीवन बख्श दी जाएगी, तो उन्होंने यही वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बुला करके उनके उस गुलामी को स्वीकार नहीं किए, और उस छोटे से बच्चे ने औरंगजेब को ललकारा, और उसके बाद में उन दोनों बच्चों को क्रूर औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर में, उन बाल्यकाल के बच्चों के अंदर में कितनी सूरवीरता और कितना सच के राह में चलने की प्रेरणा उनसे मिली होगी। इस पर मैं आपसे विस्तार से जानना चाहता हूं, क्योंकि दशमेश गुरु जी का जो जीवन है, उनका जो परिवार है, वो समाज के लिए सर्वस्व बलिदानी के रूप में जाना जाता है इस दुनिया के अंदर में, इस मानवता के अंदर में। और उनके बच्चों का जो
जो शहादत दिवस है उसको छत्तीसगढ़ के गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के द्वारा बालक दिवस, बच्चों का जो दिवस मनाया जाता है बाल्य दिवस, उसके संदर्भ में मनाया जाता है। तो इस संदर्भ में अपनी बात रखें। हमारे साथ में ब्रिजेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है ब्रिजेंद्र सिंह से। अब जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ब्रिजेंद्र सिंह जी अभी जुड़ रहे हैं, तो संतोष साहू साहब जी इसको, इस जो गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन है उस पर विस्तार से चर्चा करें। मैं गुरु गोविंद सिंह जी का जो जीवन है, वो जीवन में जो मैं समझ पाया हूँ, इतना बहुत लंबा उनका जीवन नहीं रहा। वो 42 वर्ष तक इस धरती पे रहे। 42 वर्षों में वो जितना बड़ा काम किए हैं भारत के अंदर, वो लोगों के गिरे हुए स्वाभिमान को जगाने के प्रति उनका बहुत बड़ा काम है। जो लोग जिंदा लाश बन के भारत में घूम रहे थे, ऐसे लोगों के जीवन में गुरु साहब का बहुत बड़ा काम है। वो उनके स्वाभिमान को जगाए, और गुलामी क्या चीज है, आजादी क्या चीज है, कुर्बानी क्यों देना पड़ता है, कुर्बानी का महत्व क्या है, परिवार को कैसे स्थापित किया जाए। शायद इतिहास में वो पहले ऐसे पिता हैं जो अपने 4 पुत्र को अपने जीवन काल में देश और समाज के लिए कुर्बान कर दिए। शायद ऐसा इतिहास में दूसरा कोई नाम नहीं आएगा। मैं, और मुझे व्यक्तिगत इसकी दूसरी कोई उदाहरण की जानकारी नहीं है कि गुरु साहब अपने हाथों से अपने पुत्रों को जंगे मैदान में एक एक करके उतारे। और क्या मतलब कि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। वो कैसे सोचते थे, उनका सोचने का तरीका क्या था, दृष्टिकोण क्या थी कि लाखों लोगों के प्रति कुछ 5-5 लोग जा रहे हैं लड़ने। मतलब वो जज्बा, वो साहस, वो शूरवीरता, ये तो भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धरोहर है। ये मिसाल दुनिया में कहीं नहीं है। गुरु साहब के द्वारा किए कार्यों को वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से आप और वॉइस ऑफ मानवता के सीईओ माननीय मेघराज सिंह जी के द्वारा जो ये चर्चा कराया जा रहा है, जो गुरुओं का काल है। भारत में 350 साल मुगलों का सल्तनत था, मुगल काल था, और मुगलों का शासन को अगर भारत में कोई समाप्त किया, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो गुरुओं को जाता है। अंग्रेजों को भगाने में जिन लोगों को हम श्रेय दे रहे हैं, ऐसा ही अंग्रेज भारत में कितने साल शासन किए, 128-29 साल ब्रिटिश इंडिया का भारत में राज रहा और कंपनी का राज रहा। तो लेकिन मुगलों का जो राज है, मुगल एक वंश है, एक रेस है, 350 साल तक भारत में ना मालूम कितने अत्याचार, शोषण, अन्याय, अब वो शब्दों से कहना बड़ा कठिन है। ऐसे विशाल सल्तनत को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दिए, और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है। और उनका जो बलिदान है, स्वयं का बलिदान है, अपने परिवारों के माध्यम से उनका जो इस देश के लिए बलिदान और शहादत है, बहुत सोचने की बात है। जी मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेघराज जी अपनी बात रखें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, जो बिरसा मुंडा जी के बारे में बात चल रही है, हम अपने वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से पूरे उनके शहादत पर अपने श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं। दूसरी बात यह है कि हर साल जैसे हम मनाते हैं, वही मेरा जो पहले बोला था मैंने कि हर साल हम वही क्रियाक्रम करते हैं। क्रियाक्रम कह रहा हूँ इसको क्योंकि ब्राह्मण जो है अपनी देवियों को फूल चढ़ाते हैं, हम इनको फूल चढ़ा देते हैं, और जो गुरु ग्रंथ साहब को फूल चढ़ाते हैं। मतलब काम वही कर रहे हैं जो फूल चढ़ाने वाला ही, मतलब कर्म कांड वही है, लेकिन जो उसकी शिक्षाएं हैं, जो उनकी जो मेन बातें हैं, उनको हम भूलते जा रहे हैं। तो मेन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो क्रांति का बिगुल बजाया था, वो भी क्रांति अधूरी पड़ी है, उसको हमने कब पूरी करनी है उसकी तरफ ध्यान देना है।
तो हमने ये साल के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाया ताकि उसमें पता लग सके कि हम उनके वारिस हैं, उन्होंने कुछ किया है, तो उनकी उनकी आने वाले जो पीढ़ी है वो भी देख पाएंगे भाई हमारे बाप बाप ने क्या किया है, हमारे बाप दादा ने करके जो करना थे, लेकिन हमने क्या किया। तो ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए ताकि लोग याद रखें दुनिया के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ जी। जी ब्रिजेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिजेश सिंह जी, हमारी आवाज जा रही है? ब्रिजेश सिंह साहब, हेलो हेलो। मेरे ख्याल से ब्रिजेश सिंह जी जुड़े तो हैं लेकिन आवाज उनकी नहीं आ रही। ब्रिजेश सिंह जी, जी संतोष साहू साहब, उनके ब्रिजेश सिंह जी के आते तक फिर हम आप चर्चा करना चाह रहे हैं कि जिस ढंग से अभी बिरसा जी के बारे में जो चर्चा चल रही थी और मेघराज जी ने कहा कि हम लोगों की जीवनी या उनका जन्म दिवस या निर्वाण दिवस मना लेते हैं, लेकिन उनके जीवनी से उनके जो जो संघर्ष है उससे हमारा जो बहुसंख्यक समाज है कितनी प्रेरणा लेता है, आने वाला हमारा जो यूथ जनरेशन है कितना उसको फॉलो करता है, इस संदर्भ पे अपने विचार रखें। भारत में महापुरुषों के किए कार्यों को एकदम काल बाह्य करने का साजिश चल रहा है सदियों सदियों से। और जिन लोगों ने हम लोगों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो किए हैं, उसकी जानकारी भारत के बहुसंख्य लोगों को नहीं हो पाता है, कम ज्यादा रहता है। पर जितना जानना है हमें वो पता नहीं है। आज क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा जी का बलिदान दिवस है, और बलिदान कैसा है उनका कि 3x3 का जो काल कोठरी है उसमें उनको रखा गया था, और उस कोठरी में 2 फीट से अधिक पानी था। अब बताइए कि 3x3 का छोटा सा काल कोठरी, उसमें नीचे पानी है, वो कैसी यातना वो सहे, क्या ये देश के लोगों को पता है? और आज हम बोल रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी वर्ग से थे। इतना बड़ा कुर्बानी जिस वर्ग के द्वारा दिया गया देश के लिए, समाज के लिए, आज क्या मिला? आज देश में सबसे ज्यादा शोषित, पीड़ित, उपेक्षित अगर कोई है तो हमारे भाई आदिवासी हैं। क्या जो लोग कुर्बानी दिए वो कभी सोचे थे ऐसा कि जिन लोगों के लिए हम अपना जान की बाजी लगा रहे हैं, पूरे जान जीवन सब जोखिम में डाल रहे हैं, इतने बड़े शासकों के सामने हम लड़ रहे हैं, हमारा कुर्बानी हम दे रहे हैं, तो बदले में हमारे बच्चों को अपने ही देश में इन जालिमों से भी ज्यादा दुखदाई जीवन बिताना पड़ेगा। और ऐसा भारत में हुआ। भारत के अंग्रेजों से जो भारतीयों की लड़ाई है, लगभग 7 लाख लोगों का तो रिकॉर्ड के आधार पे जान गया है। 7 लाख लोगों की कुर्बानी हुई, शहादत हुआ, बलिदान हुआ है। और जो लोग इतनी बड़ी संख्या में कुर्बानी दिए वो तो जरूर सोचे होंगे कि ठीक है, हम इस देश के लिए मर मिटते हैं, पर हमारे आने वाले पीढ़ी को हम जैसा तकलीफ ना झेलना पड़े। पर आज क्या हो रहा है भारत में? जो लोग दूर दूर तक, जिनका ये कोई रिकॉर्ड समझ नहीं आता कि इस देश और समाज के लिए उनके पुरखे इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दिए, आज वो देश के सत्ता में है। और जो लोग कुर्बानी दिए आज वो लोग इस देश के बिल्कुल हर संसाधन से कटे हुए हाशिए पे ढकेल दिए गए हैं। तो बहुत दिक्कत है इस देश में। जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इतिहास की जो चोरी हो रही है, सबसे बड़ा जो घोटाला है भारत का, वो इतिहास का घोटाला है। और ये घोटाला करने वाले लोग, जो लोग इस देश के लिए सब सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, उनका नाम तक लोगों को पता नहीं है। इससे बड़ा दुखदाई बात क्या हो सकता है? जी, मैं एक और सवाल को लेकर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि भारत के अंदर में चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है, और जितने भी भारत के जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो महान पुरुष हुए हैं, उनकी जीवनी को लेकर, उनके निर्वाण दिवस के लेकर मेन स्ट्रीम की मीडिया, ना ही सरकार, ना ही शासन प्रशासन में बैठे हुए उनके जो समाज के नुमाइंदे हैं, इन लोगों ने कभी भी ऐसे महान पुरुषों की जीवनी को लेकर, उनके बलिदान को लेकर ना ही कोई
विस्तृत चर्चा रखी, ना उसका कोई डिबेट रखा। यह एक भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक विषय है कि कहीं न कहीं महान पुरुषों की योगदान और जीवनी को लेकर भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाई जा रही है। हम इस पर भी एक बार आने वाला समय में इसको विस्तृत चर्चा को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज बिरसा मुंडा का निर्वाण दिवस को लेकर जाहे गाहे बगाहे कहीं कहीं छोटे मोटे प्रोग्राम जरूर हुए होंगे, लेकिन मैं मिनी स्ट्रीम के मीडिया को आज मैं सुबह से जब देख रहा हूं सोशल मीडिया में, किसी भी जगह पे श्रद्धांजलि देने को छोड़ करके किसी भी प्रकार का विस्तार से ना तो उसके ऊपर कोई कार्यक्रम रखा गया है, ना ही कोई शासन प्रशासन के जो मंत्री बैठे हुए हैं, जो जिस वर्ग के जो समाज के मंत्री हैं, उन लोगों ने भी उन्हें अच्छे से याद करना या उन्हें नमन करना मुनासिब नहीं समझा। यह पर दुर्भाग्य की बात है। ब्रिजेंद्र सिंह जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो आप आ जाएं स्क्रीन पे। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, शायद ब्रिजेंद्र सिंह जी जुड़ने के बाद में हमसे डिस्कनेक्ट हो गए होंगे लगता है। तो मैं संक्षिप्त चर्चा को लेकर साहू जी के पास फिर ये जानना चाहूंगा कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि भारत के जो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, क्यों ऐसे महान पुरुषों की जीवनी को दरकिनार किया है? संतोष साहू साहब क्या कहना चाहेंगे? भारत में जितने भी जो लोगों को आप बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं, वो लीडर कैसे बने, इसकी प्रक्रिया के ऊपर अगर छानबीन करें तो नेतृत्व का विकास कैसे होता है, तो नेतृत्व का विकास का जो पैमाना है कि समाज का जब प्रबोधन होता है, उस प्रबोधन के बाद जब वो जानकार होता है समाज, इसके बाद प्रशिक्षण होता है। जब प्रशिक्षित लोगों को समाज की तरफ से प्रोत्साहन मिलता है, जब प्रोत्साहित समाज करता है, तब उनमें प्रतिनिधित्व का विकास होता है। कोई भी देश और समाज के किसी भी बात के लिए समाज की तरफ से जब लोगों को आगे बढ़ाया जाता है कि ये जो विवाद है, ये अशांति है, ये तकलीफ है, ये एक बड़ा मसला है, तो फलाने आदमी को लगाया जाए, उनके नेतृत्व में ये इस समस्या का समाधान हो सकता है, समाज लगाता है। तो तब समाज ऐसे काबिल लोगों को प्रतिनिधि चुनता है। जब प्रतिनिधित्व लोग लंबे समय से करते हैं, तरह तरह की उनको जब जानकारियां होती हैं, तब धीरे धीरे नेतृत्व का विकास होता है। आज भारत में क्या हो रहा है, भारत में जितने भी लीडर हैं प्रायोजित हैं। पार्टियां उनको लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या विधान मंडल का या राज्यसभा का टिकट दे दिए, पार्टी के ताकत से वो उस पद पे आ गए। और उस पद में आने के बाद आप देख रहे हैं भारत में कि भारत के संविधान का शपथ लेने वाले लोगों के सामने संविधान का कितना बड़ा अपमान होता है। वो एक मुंह तक नहीं खोलते, क्योंकि उनको प्रक्रिया ही जितनी उनको जानना चाहिए वो समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि समाज की तरफ से गए हुए प्रतिनिधि नहीं है, वो पार्टियों के तरफ से थोपे गए प्रतिनिधि हैं। और आप देखिए कि इस देश में 545 जो सांसद हैं, उसमें 42 सांसद आदिवासी समाज से गए हैं। रिजर्व सीट है, वो जाना ही है। अगर उसमें कोई आदिवासी ये भाई अनुसूचित जनजाति का नामिनेशन नहीं करता, नामांकन दाखिल नहीं करेंगे, तो रिक्त रहेगा। फिर 6 महीना बाद वहां पे चुनाव कराए जाएंगे। अगर फिर भी नहीं आए तो फिर वो रिक्त रहेगा। आप देखिए ऐसे सुरक्षित सीटों से जो गए हुए हैं आदिवासियों के इतने बड़े बड़े योद्धा शूरवीर भारत में पैदा हुए। आज भगवान बिरसा मुंडा जी जैसे उनको क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा बड़े आदर से उनका नाम लिया जाता है। आज आदिवासियों की तरफ से कितना बड़ा बड़ा कार्यक्रम लगाना चाहिए, क्योंकि उनको वो जो कुर्बानी दिए हैं, उनका कुर्बानी कोई साधारण नहीं है। असाधारण यातना उनको झेलना पड़ा, फिर भी वो अपने लोगों के लिए अपनी जान की बाजी हंसते हंसते लगा दी। तो ये सब बातें हैं। और जहां तक भारत में मीडिया का सवाल है, भारत का मीडिया जातिवादी है, किसी से छुपा नहीं है। जो भारत का इशू है, जो मुद्दा है, उसको वो
नॉन इश्यू में कन्वर्ट करता है। जो भारत में जो कोई मुद्दा नहीं है उसको वो मुद्दा बना के फेस कर रहा है। और लोकतंत्र में 4 पाए हैं, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और मीडिया है। 4 पाए पे लोकतंत्र टिका रहता है। अगर उसमें से कोई भी पाया खराब हो गया, टूट गया, तो वो लोकतंत्र गिर जाएगा। और आज मीडिया के माध्यम से मीडिया जो बातें भारत के अंदर पैदा कर रहा है, वो लोकतंत्र में जो बातें चल रहा है वो जायज नहीं है। आज इस देश के भुखमरी के ऊपर भारत का मीडिया बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं कर रहा है, इस देश में जाति के नाम पे, उस जाति के नाम पे इतना विभत्स और विभीषिका लोग झेल रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार इतना भयानक हो रहा है उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, शिक्षा का जो लेवल है वो कितना तेजी से गिर रहा है उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, समाज को आगाह नहीं कर रहा है। आए दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सड़कों पे आके बोल रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को बचाइए, भारत के संविधान को बचाइए। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें देश में चल रहा है। इस देश में निजीकरण किया जा रहा है, देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। देश की संपत्ति ऐसी बनी है क्या कि लोग औने पौने बेचने लगे? देश की संपत्ति देश के लोगों का है। हो सके तो देश और दुनिया से कमाकर भारत को प्रगति के रास्ते पे लेके आइए। भारत में इतनी बड़ी संसाधन होने के बाद भी भारत में कि गरीबी का स्थिति आप देखिए, गरीबों का क्या हाल है। अभी कोविड-19 के समय में देखिए ऑक्सीजन तक देश में उपलब्ध नहीं है। हॉस्पिटलों की जो स्थिति है उसको पूरा देश और दुनिया देख रहा है। ये क्यों हो रहा है? इस देश को चलाने वाले लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। या तो जान के इस देश को बर्बाद कर रहे हैं या फिर उनमें क्षमता नहीं है। ये दोनों बात अगर भारत की मीडिया बताती तो लोकतंत्र कमजोर होने का सवाल ही नहीं है। भारत में इतना विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में ऐसे कुछ लोग आके और किस तरीके से सरेआम दादागिरी कर रहे हैं, क्यों हो रहा है? अगर उनके सभी पहलुओं को मीडिया ईमानदारी से देश में दिखाए, बताए, लोगों को जगाए, एहसास कराए, तो ये दिन भारत में आ ही नहीं सकता है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात बिल्कुल पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का चौथा जो पाया है मीडिया, प्रचार माध्यम। क्योंकि व्यवस्थापिका क्या कर रहा है? व्यवस्थापिका का काम है व्यवस्था बनाना, जो वो व्यवस्था बनाए उसको अमल में लाना कार्यपालिका का काम है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा अगर कोई गड़बड़ी की जा रही है, कोई गलतियां हो रही, तो न्यायपालिका उनके ऊपर बैठी हुई है। और इन तीनों के द्वारा देश में क्या चल रहा है उसको बताने की जिम्मेदारी भारत के मीडिया को है। और मीडिया इस देश में, मैं पूर्व में ही सब कुछ बता चुका हूं कि मीडिया का क्या रोल चल रहा है भारत में। जी बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। आज हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल में 2 विचारों को लेकर हमने डिस्कस की, जिसमें बिरसा मुंडा के उस निर्वाण दिवस को अवसर पर उन्हें हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से सभी हमारे होस्टों की तरफ से और देखने सुनने वालों की ओर से उन्हें सत हमें नमन करते हैं। और उनकी इस संघर्ष को लेकर, उनकी जीवनी को लेकर हमारे यूथ जनरेशन में, हमारे बहुसंख्यक समाज के लोगों के अंदर में उसकी जीवनी को पढ़ना चाहिए, ताकि उनकी जीवन से लोगों को प्रेरणा मिले। तभी हम उसके इस निर्वाण दिवस को या उनके जन्म दिवस को सार्थक कह सकते हैं। और चूंकि हम आज शिक्षा को लेकर भी चर्चा की है, जिसमें शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है। बाबा साहब ने कहा था कि जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। और इस शिक्षा के जो सिस्टम को लेकर जो भाटिया जी ने भी हमें जो निर्देश दिए हैं उसको भी फॉलो करने की आवश्यकता है। तो बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करने से पहले जो आज हमारे बीच में जुड़े सभी मेहमानों का, जिसमें संतोष साहू साहब का, ब्रिजेंद्र सिंह जी का, जसबीर भाटिया साहब का, सभी मेहमानों का हम धन्यवाद करेंगे। मैं एक बार दोबारा ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास फिर कोशिश करता हूं कि अगर वो जुड़े हो तो स्क्रीन पे आए। ब्रिजेंद्र सिंह जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? ब्रिजेंद्र सिंह साहब, मेरे ख्याल से, हेलो ब्रिजेंद्र सिंह जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं शायद। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करना चाहते हैं। आने वाले फिर इसी समय पे हम
एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर फिर से हम डिबेट में शामिल होंगे। तब तक वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल से लगातार जुड़े रहें। आज के सभी मेहमानों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एडवोकेट संतोष साहू साहब का, जसवीर भाटिया साहब का, ब्रिजेंद्र सिंह जी का, मेघराज सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। जय भीम, जोहार, जय बिरसा, जय मुंडा।